सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल 119 है, उनका एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। देखो दो संख्याएं हैं जिनका हमें योग दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनका योग 119 है। अब ये बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। व्युत्क्रम का योग क्या होता है, मतलब 1/a और 1/b। ये जो है 1/a और 1/b, ये a और b के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो व्युत्क्रमों का योग पूछा है हमसे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो गया, a + b और नीचे हो गया ab, ठीक है। तो दो संख्याएं ऐसी देखना है हमें जिनका योगफल 119 हो, सॉरी। तो देख लो, अब देखो नीचे तो दोनों संख्याओं का क्या आएगा, गुणनफल आएगा, और ऊपर क्या आएगा। देखो एक चीज़ समझना आप, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 119 है, ठीक है। तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 119। अब मेरे को बताओ नीचे तो जो भी आए, क्या 119 इस ऑप्शन ए के अलावा कहीं है क्या, नहीं है ना। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया हमारा, ठीक है। एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। तो मान लो एक संख्या ए है जिसका 60% होता है 3/5, दूसरी संख्या मतलब बी के 2/3 के बराबर है। तो बस दोनों संख्याओं का रेशियो पूछा है, तो a/b कर लो, ये b को इधर ले आओ, तो बराबर में उधर कितना है, 2/3 तो है, और गुना 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया, 10/9 का रेशियो। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया हमारा। यदि एक धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, 5% अगर दर ज़्यादा होती तो 200 रुपये ज़्यादा मिलते। तो अगर 5% 1 साल के लिए ज़्यादा होती तो अलग ब्याज होता, लेकिन 5% जो है वो 2 साल के लिए ज़्यादा है, मतलब 5 दूना 10% ज़्यादा है रेट, ठीक है। तो रेट 10% है इसकी वैल्यू, तो 10% कितना हो गया, ये 10% कैसे आया, रेट का मल्टीप्लाई टाइम में कर दिया, ठीक है। तो 10% की वैल्यू है 200, तो 10% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू 2000। समझ में आ गया ना। तो धनराशि कितनी है हमारी, टोटल 2000। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, इसका आयतन इतना है। देखो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है और उसका आयतन दिया है। तो कमरा मतलब क्या होता है, घनाभ के आकार का, है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है इसलिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब अगर मैं 3x मान लूँ, इसको 2x मान लूँ, मतलब इसको 1x मान लूँ, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 3 दूना 6, 6 कम 6, और x गुना x का क्यूब बराबर कितना है, 3072, ठीक है। तो इसको 6 से काट दो, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 दूना 12, 512। तो x का क्यूब बराबर 8 का क्यूब, है ना, 8 का क्यूब होता है 512। तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8। चौड़ाई पूछिए, चौड़ाई मतलब 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 8 है, तो 2x की वैल्यू 16 होगी, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतना उतना % बदलाव किया जाए, क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। देखो 15% की लंबाई में वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10 की कमी कर दी, फिर प्लस लगा करके दोनों का मल्टीप्लाई करना है साइन सहित। तो 15 गुना -10/100, ठीक है। तो 15 में से गया 10, तो बचा कितना, 5, और 0 से 0 कट गया, तो ये बचा 1.5, है ना, तो माइनस का 1.5। तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 4 में से आधा गया तो 3.5 बचा। तो 3.5 का बदलाव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर यहाँ पे। 32 आदमी 6 दिन में एक काम को करते हैं। तो देखो 32 आदमी 6 घंटे काम करके 10 दिनों में कोई एक काम करते हैं। तो अगर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें और 12 दिनों में कोई कार्य करना है, तो कितने आदमी की आवश्यकता है। तो मान लो 1 आदमी चाहिए, तो 10 से 10 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, और 2 से कटेगा ये 16 बार, ठीक है। तो 16 व्यक्ति हमें लगेंगे उसके लिए। x² + x - 20 का गुणनखंड क्या है। देखो 2 नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका गुणा करें तो 20 आए, और जिनको जोड़े या घटाए तो प्लस का 1 आए। तो देखो एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आएगी, दोनों वैल्यू में से एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव साइन है, एक जगह नेगेटिव साइन है, और बड़ी वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी और छोटी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि 5 में से जब 4 जाएगा तभी प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो x प्लस का 5 और x माइनस का 4। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहो तो समझ लो x² प्लस x को मुझे ऐसे लिखना है कि दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका गुणा करूँ तो 20 आ जाए, और जोड़ू या घटाऊँ तो यहाँ पे कितना है 1x, तो 1 आ जाए। तो देखो मैं जानता हूँ कि 5 और 4 ऐसे नंबर हैं जिनका गुणा करूँ तो 20 आए, और 5 में से अगर मैं 4 घटा भी दूँ तो कितना आ जाएगा,
5 माइनस 4 मतलब 1x और -20 है। अब x का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। ये पूरा कन्वेंशनल मेथड है इसका, ठीक है। x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x प्लस 5 और यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में से भी x प्लस 5 कॉमन ले लो तो बचा कितना, x और ये माइनस का 4, तो x माइनस 4। ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। निम्न संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। बड़ा खतरनाक, बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार सवाल है, ठीक है। देखो 175 से कटने का रूल क्या है, पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ आप, 100 कितनी संख्या है जो 175 से कटेगा, बड़ा अच्छा सवाल है। तो 175 का आप मल्टीपल निकाल लीजिए, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, मल्टीपल निकालेंगे तो मैं समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो 175 क्या होता है, चलो मल्टीपल एक अच्छा ऑप्शन है ना। इसके अलावा हमें 175 की टेबल से ही सोल्व करना पड़ेगा। ये 25 से कटेगा, ये भी कटेगा, सारे ही नंबर लगभग 25 से कटने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 175 का डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा हमें तो अब, ठीक है। देखो 500 नहीं कटता 175 से, 875, 17 पंजे 85, 175 का 5 गुना 5 पंजे 25 के 5, 2 बचा, 17 पंजे 85, 2 87, 887 कटता है बिल्कुल। तो एक तो ये कटता है, 175 एकम 175 ये नहीं कटता है ना, लेकिन डायरेक्ट कट रहा हो कभी तो 175, 17 पंजे 85, 17 छग 102, 17 अठी, देखो 17 धाम 170 होता है ना, 17 से थोड़ा छोटा है ये, 17 छंग 102, हाँ 17 से थोड़ा छोटा है 10 बार में, मतलब 9 बार करके देखो इसको। तो 175 गुना 9, 9 पंजे 45 की 5, 4 बचा, 9 सती 63, 64 65 66 67, 7 6 बचा, 9 एकम 9 6 15, 1575। देखो ये भी कट रहा है। 1915 अगर 9 बार में आ रहा है 1575, तो 10 बार में कितना आएगा, 1750। तो 11 बार में कितना आएगा, देखो 11 बार में डिजिट बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। 11 पंजे 55 की 5, 5 बचा, 11 7 77 की 7, तो देखो 75 आ रहा है। तो ये तो आने का चांसेस नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अगला नंबर क्या बचा, 2625। तो 175 में लगभग मैं 10 का गुणा करूँगा तो 1700, 15 का गुणा करूँगा तो 175 गुना 15 लगभग मैं कर रहा हूँ, है ना। मैंने 5 का इसलिए लिया क्योंकि 5 में 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये 5 आ सकता है, न तो 11 का है, न 12 का है ना, न 13, हाँ 13 से भी आ सकता है ना। तो 13 से करके देख लेते हैं, 13 से, 13 पंजे 65 की 5, लेकिन 13 एकम 13, 1300 के आसपास जाएगा नंबर, थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमें, इसीलिए मैं 15 से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 15 पंजे 75 की 5, 7 बचा, 15 सती 105, 105 और 7 112 की 2 बचा, 11 बच गया हमारा, ठीक है, कैरी 11, 15 एकम 15 और 11 कितना हो गया, 5 6 2 26 25। देखो ये भी कट रहा है ना। ये सबको सोल्व करके देखना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसका, है ना। क्योंकि अगर हम डिजिटल सम से भी इसको कैसे करेंगे, डिजिटल सम से 175 से कटने वाला कैसा नंबर ऐसे कैसे देखेंगे हम, है ना। तो हाँ और भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो सवाल है इसके अंदर एक आध और हो सकता है, तो ये तीनों को आप भी चेक कर लेना। और जितने नंबर हो उतने, 4 नंबर ऐसे हैं या 3 हैं, जैसे 3 तो हो ही गए हैं, 3 से बड़ा 3 और बचे हैं, तो या तो 5 या 6 या 7 तो हो नहीं सकते, क्योंकि 3 हुए और 3 और बचे हैं तो 7 तो कभी नहीं होगा, है ना। तो अब आप एक आध और चेक कर लेना और देख लेना आंसर क्या आता है। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 केवल चाय पीते हैं, 15 दोनों पीते हैं, 10 केवल दूध पसंद करते हैं। देखो 100 व्यक्ति है, ये कॉफ़ी वाले हैं और ये चाय वाले हैं, और 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, 10 केवल दूध पीते हैं। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, 10 केवल चाय पसंद करते हैं, 15 चाय और 10 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, और केवल दूध पसंद करते हैं। अब ये दूध कहाँ आ गया, देखो दूध का इसके अंदर कनेक्शन नहीं है, तो दूध को अलग रख दो आप, है ना। 10 लोग केवल दूध पीते हैं, ये मिल्क वाले अलग हो गए। अब ये बोल रहा है 100 लोग हैं जिनमें से 10 लोग तो ये पीते हैं, इसका मतलब 90 लोग बचे जो कॉफ़ी या चाय पीते होंगे। अब ये बोल रहा है 35
केवल कॉफ़ी पीते हैं तो 35 केवल कॉफ़ी में आ गया, 40 केवल चाय पीते हैं तो 40 चाय में आ गया, और 15 दोनों पीते हैं, ये 15 दोनों में आ गया। अब ये लोग टोटल होना चाहिए हमारे 90, लेकिन 90 से बड़ा नंबर होगा ये, देखना। हाँ, तो देखो 35 और 15 50, 50 और 40 90, ठीक है, और 10 ये बचे। तो ये बोल रहा है दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है। दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले, चाय पसंद करने वाले लोग कितने हैं टोटल, देखो चाय पसंद करने वाले लोग हैं 40 और 10 50 5 55, और दूध वाले हैं 10, तो 10:55, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2:11, ऑप्शन बी आंसर हो गया। कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज कितना है, चाय पीने वाले कितने, 15 और ये 40, मतलब ये हो गया 55% लोग, तो 55% लोग चाय पीते हैं, ठीक है, और कितने में से, 100 में से, तो 100% कितना हो गया, 55 ही हो गया, तो 55%। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पीने वाले, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोग हैं 90, और तथा केवल कॉफ़ी वाले, तो कॉफ़ी वाले हैं 35। इनका रेशो बताइए, तो 5 से इसको काट देंगे हम, ठीक है, तो 18 बार 5 से तो 35, 18 7 का रेशो, 18 5 90, 5 से तो 35। ये क्या करा मैंने, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले का केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले से रेशो बताना है। तो चाय और कॉफ़ी, अच्छा सॉरी गलत लिख गया ना मैं, इनको दोनों को क्यों लिया, ये देखो ये 15 लोग जो है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये 15 आ गया, और केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 35 है, ठीक है, तो 15 35 आएगा, तो 5 दूना 10, 5 से तो 35, 2:7, बिल्कुल सही है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से तो 35, 3:7, ठीक है, तो 3:7 होगा हमारा आंसर। एक व्यापारी ने एक वस्तु 50% अधिक लाभ पर अधिक मूल्य पर अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितना % का लाभ हुआ। देखो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उस पर 50 रुपये अंकित कर दिया तो वो हो गई 150 रुपये की, उस पर 20% की छूट दी, इसका मतलब 120 रुपये में बेची उसको, तो 20% का लाभ हो गया। अरे 20% की छूट मतलब 150 का 20% 30 रुपये होता है, तो 150 की चीज़ पे 30 की छूट दी मतलब 120 में बेचा, तो 100 की चीज़ 120 में बेची मतलब 20% का फ़ायदा है ना। x ये है, y ये है, z ये है, तो कौन सा सही है इसमें, तो देखो इनको जोड़ के देख लो आप, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 और 7 हो गया 20, ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया हमारा। लेकिन ये फर्स्ट के साथ भी ऑप्शन बता रहा है फर्स्ट के साथ सेकंड, x मतलब 7 - 4 + 9, तो ये 3 और 9 12 होता है ना, तो ये नहीं होगा। x + y मतलब 7 4 11 - 9, तो 2 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन देखिए, -x + y - z बराबर -12, तो 7 और 9 हो गया 16, 16 में से गया 4 तो बचा 12, हाँ तो ये होगा। तो फर्स्ट और 4 वाला ऑप्शन सी आंसर होगा हमारा, ठीक है। 15 आदमी एक काम को 330 दिन में करते हैं, परंतु 220 दिनों के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए गए। 15 आदमी 330 दिनों में कोई कार्य कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन 220 दिनों तक काम किया 15 आदमियों ने, तो 15 आदमियों ने 220 दिन तक काम किया, फिर प्लस 15 आदमी और आ गए, तो 15 आदमी तो थे 30 आदमी हो गए, तो वो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, बस ये पूछा है। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो इसको। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 15 × 330 है ना, और बराबर में कितना हो गया, 15 × 220 प्लस का 30x। इसको आप उठा के इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर। अब इन दोनों में देखो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो 15 बाहर, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब 10 बाहर, तो मतलब ये आ गया। अंदर क्या बचा, 33 - 22 = 30x। ये कितना बचा, 11 है ना, 1 11 बचा, तो इंटू 11। अब मेरे को बचा 30 × 5 = 150, 5 तो 11 × 5 कितना आ गया, 55, तो 55 दिन हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 258 आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब ये कैलकुलेशन है सरल सा, आप कर भी सकते हो इसको, है ना, कि 45 पॉइंट ये समथिंग आया है, तो
1 मिनट 4515 डिवाइड बाय 17.5, ठीक है, तो कितना है 258। लेकिन अगर हम उसी नंबर को 45.15 को 1.75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे पॉइंट हटा दोगे तो 0 लगेगा, मतलब इस नंबर की वैल्यू ये है ना। तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 नंबर के बाद दशमलव, तो हटा दिया। अब नीचे क्या है, ये है, और ऊपर क्या है, एक 0 ज़्यादा है ना। इसका मतलब ये हुआ सीधा कि जो आंसर आएगा उसमें 258 तो होगा ही होगा, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो भाग नहीं जाएगा परफेक्टली, ठीक है। तो 25.8 आंसर होगा हमारा, है ना। इसके लिए आपको डिवीज़न मेथड ढंग से सीखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होगा? तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है, और 1000 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो फिर से आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये कितना हो गया, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, इतने 0 होते हैं उसके अंदर 6, ठीक है, 1 मिलीमीटर में 1 किलोमीटर से अगर उसको हम इतना लाएंगे तो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कितना दशमलव होता है, तो दशमलव कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद दशमलव होगा, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर इसका। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि 1 किलोमीटर के अंदर अगर 1 मिलीमीटर का कितना दशमलव होगा, ठीक है। साइन डी इक्वल टू 3/5, तो ये देखो लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, तो लंब कर्ण तो आधार होगा 4 3 4 5 ट्रिपलेट, तो साइन डी की वैल्यू कितनी होती है 3/5। अच्छा ये तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन डी प्लस कोस डी, अच्छा हाँ ठीक है 3 5 4 साइन डी प्लस कोस डी पूछा है, तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 आ गया, ऊपर आ गया 7, 7 बटे 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन सी आंसर। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सरल है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 30 0 0 कट गया, तो CP बटे SP कितना आ गया 4/3, हानि होगी, ठीक है। 4 की चीज़ 3 में बेची, 1 रुपये की हानि, 4 रुपये पे 100 पे कितना होगी 25% हानि, ठीक है। अब वो तो आ जाना चाहिए यार। 780 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला होता तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम लगता। विनय की गति बताइए। देखो विनय कितनी चलो मान लो 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 4 किलोमीटर की दूरी वो पहले तय कर रहा था x से, अब उसने क्या किया, उसकी स्पीड 2 बढ़ा दी, तो x + 2 हो गई, और इस प्रकार उसको 10 मिनट कम लगता है ना। 10 मिनट उसको घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 1/6 आवर। अब मुझे ऑप्शंस में ऐसे रखना है वैल्यूज़ जो देखो मैं पूरा भी सोल्व कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी एक, ठीक है, वर्ग समीकरण बन जाएगी, इसलिए अब आप ऑप्शन से लो। देखो 7 को नीचे रख दोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 5 को भी रख दोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, है ना। ऐसा नंबर लो जो 4 को काटे या 4 का कोई मल्टीपल हो। 4 को 4 ही रख दें अगर हम यहाँ, तो 4/4 मतलब हो गया 1 माइनस 4/4 और 2 हो गया 6, तो 2 दूना 4 2 तिया 6, 1 में से 2/3 गया तो 1/3 बचता है, 1/6 थोड़ी ना बचता है, ठीक है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन डी। इसको भी चेक करते हैं। 4/6 हो गया, तो 2 दूना 4 2 तिया 6, ठीक है, तो 2/3 बचा, माइनस 4/6 + 2 8, तो 4/8 मतलब 1/2, तो घटा दो बस आप इसमें से, ये 2/3 में से आधा, तो 2 दूना 4 - 3, 4 - 3 मतलब बचा 1/2 तिया 6, देखो 1/6 आ गया, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया हमारा। एक साइकिल के पहिए 44 किलोमीटर में 5,000 चक्कर पूरे करता है। साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5,000 चक्कर पूरे करता है, ठीक है। तो देखो एक चक्कर कितना होता है 2πr, है ना, और वो लगाता कितना है 5,000 चक्कर, बस। तो 2 और परिधि बराबर दिया हुआ है तो 44, ठीक है, 44 किलोमीटर है, मतलब उसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो बस सोल्व कर लो। देखो इसको क्या बोल रहा है, 2 पाई, देखो ये 44,000 तो हो गया इधर, है ना, बराबर 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमें निकालना है इंटू 5000। तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और 22 दूना 44 से 44 कट गया। तो रेडियस कितनी आ गई इधर 7 और ये बटे में कितना आ गया 5, ये रेडियस आ गई आपकी। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई 7/5 मीटर। ठीक है, मतलब ये 700 मीटर है ऊपर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में चाहिए हमें, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 700/5 है ये। तो इससे आप काटोगे तो 140 बचेगा, तो 140 सेंटीमीटर। ये मीटर में था, ध्यान रखना है डेटा, है ना। तो 7 गुना 100 कर दोगे आप तो 700 हो जाएगा, 700/5। बहुलक और माध्यिका बताओ। बहुलक वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, और माध्यिका इनको जोड़ करके आप सम और विषम का कंसेप्ट आप जानते हो, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। 10 to 10 डिग्री, देखो इसके लिए तो पहले कंसेप्ट समझ में आना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बिना कंसेप्ट के आप नहीं कर पाओगे इसको। 10 to 1 डिग्री कितना होता है, देखो 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 10 180 प्लस थीटा, थीटा कितना है 180 से कितना ज़्यादा है, 80 90 100 और 10 30 ज़्यादा है, तो 180 प्लस 30। तो 10 180 प्लस 180 में नो चेंज, तो 10 थीटा ही हो जाएगा ये, है ना। 90 में चेंज और 270 में चेंज, बाकी 0 डिग्री और 180 डिग्री में नो चेंज, चेंज नहीं होता। जैसे 10 180 प्लस थीटा है तो 10 थीटा ही हो जाएगा, मतलब 10 और ये थीटा तो 30। 10 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, तो ऑप्शन ए आंसर होगा हमारा। गणना कीजिए, हमें गणना करना है। देखो इन दोनों नंबर में से काम करते हैं हम, 1 प्लस करना है और ये नीचे ये है, मतलब ये कहने का मतलब ये है ये नंबर 3 बार है। तो a का क्यूब प्लस 1 बटे में ये कितना है a का स्क्वायर माइनस ये है b का, देखो 1 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 14.7, ठीक है, समथिंग ये। तो मतलब ये ए बी है, ठीक है। 14.7 इंटू 1, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर है क्यूब कर दूँ तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ऊपर फार्मूला लगा दो आप, तो a प्लस बी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है a प्लस बी, और यही नीचे वाली वैल्यू a का स्क्वायर, यहाँ प्लस है सॉरी, प्लस b का स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, और बटे में क्या है वही तो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। कट गया इससे तो a प्लस बी बचा। a कितना है यहाँ पे 14.7, b कितना है 1, जोड़ दो 41.7, ऑप्शन सी। 4,000 रुपये के मूलधन पे 20% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 20% अगर साधारण ब्याज की दर है तो 2 साल की दर होगी 40%, 20 और 20 40। चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी 44%, है ना। इन दोनों का अंतर है 4% का। तो 4,000 का 4% 160 रुपये आंसर। देखो क्या ये 44 कैसे आया और 40 कैसे आया। अगर वार्षिक दर है 20%, मतलब 1 साल की साधारण ब्याज की दर 20%, तो 2 साल की साधारण ब्याज की दर 40%। और चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होती है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इससे हम सक्सेसिव से सोल्व करेंगे ना इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 और 20 40 और 2 दूना 4, 40 और 4 44। तो 4,000 का आप ये 4% निकाल लो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही तो पूछा है, तो 4,000 का 4% कितना होता है 160। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य पे 20% लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य बताओ। देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 640 रुपये, 1 लाइन में समझना है इसको। उसके बाद भी वो 10% की छूट देता है तो अंकित मूल्य इतना है, मतलब ये हो गया आपका 100 की वैल्यू। तो आपको अंकित मूल्य मतलब 10 की छूट दी, मतलब 90 में बेचा। अब इसको सोल्व कर दूंगा तो मैं सेलिंग प्राइस आ जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है क्रय मूल्य पे 20% का लाभ लिया। तो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, इसका मतलब 20% का लाभ कब आया, जब 100 की चीज़ 120 में बेची होगी। ठीक है, तो देखो 1 2 1 2 अच्छा सॉरी, क्रय मूल्य पूछा है, गलत कर गया मैं। देखो क्रय मूल्य पूछा, ये है सेलिंग प्राइस आपका, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो गया 120 की वैल्यू, तो क्रय मूल्य है 100 की वैल्यू, बस। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया,
और ये 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 से 16 चौके 64, 160, तो 16 तिया 48। ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 ज़्यादा है। देखो ये आयत है, उसकी लंबाई जो भी हो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा है, तो चौड़ाई x है तो ये x + 24 है। परिमाप इतना 112, तो ये x + 24, तो ये भी x + 24, और ये x तो ये भी x, तो x x x x 4x हो गया और प्लस 24 दूना 48 हो गया, बराबर कितना 112। 48 गया, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 5 तो 6 बचा, 4x बराबर 64, तो 16 x बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, अब हमें पूछिए लंबाई, तो लंबाई क्या है x + 24 मतलब 16 + 24, तो 4 और 6 4 40। ठीक है, तो 40 होगा हमारा आंसर यहाँ पे। सरल कीजिए, 2/3 + 3/5 कर चुके हैं हम काफ़ी वीडियोस में, है ना, इंटू 2/3 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, पहले डिवाइड लगा दो, जो भी आए एलसीएम लेकर के और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका का मान है। देखो सरल सा है, इसका आपको मैंने वो बता चुका हूँ मैं कि प्रसरण पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका एक फार्मूला होता है, जब बहुलक दिया हो और माध्य दिया हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखो इसका फार्मूला है 3 गुना माध्यिका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका मेरे लिखने के बाद। 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, है ना, ये इसका फार्मूला है। मैं अंग्रेजी में बता दूं, इसको कहते हैं मीडियन, इसको कहते हैं मोड, और इसको कहते हैं एरिथमेटिक मीन, जो कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस 3 गुना माध्यिका हमें निकालना है, तो 3 गुना माँ बराबर बहुलक है 14 + 2 इंटू माध्यिका, माध्य कितना है 2 गुना 5, तो 5 दूना ये कितना हो गया इधर 10, तो 10 और 14 कितना हो गया 24। ठीक है, तो 3 से काट दो इसको 24 को 8 बार, तो माध्यिका कितनी आ गई आपकी 8, तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर सीधा। ठीक है, ये पता होना चाहिए तभी जाके निकल पाओगे। दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से अंकों का योग 99 है। दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो देखो यहाँ अंतर 3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब ये बोल रहा है कि अंकों, देखो 27 में अगर 72 जोड़ दो तो 99 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। 36 में 63 जोड़ दोगे तो 99 आ रहा है बिल्कुल। लेकिन ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का मतलब 27 और उसके अंकों से को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। दोनों अंकों का अंतर 3 का है। ठीक है, यहाँ पे अंतर 3 का नहीं है ना, 3 का अंतर तो यही है, तो ये आंसर होगा हमारा। अरे 27 में 3 का अंतर कहाँ है अंकों में, देखो 3 का अंतर नहीं, यहाँ पे 6 और 3 का अंतर है ना, बस, तो ऑप्शन भी आंसर हो गया। m और n एक ही दूरी को क्रमशः 80 और 100 की स्पीड से तय करते हैं। यदि m n से 30 मिनट अधिक लेता है तो प्रतीक के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखो यहाँ m है, यहाँ n है। m 80 की स्पीड से चल रहा है तो m 80 की स्पीड से गया, और n जो है 100 की स्पीड से चलता है। m जो है वो n से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, m n से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो मान लो ये 100 की स्पीड से x किलोमीटर गया और ये 80 की स्पीड से उससे 30 मिनट ज़्यादा गया। ठीक है, बस बराबर रख दो, सिंपल। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये 5x है, ये 4x है, तो इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 30। सिंपल। तो बस ये 30 मिनट लेता है और ये 30 + 30 मतलब ये 1 घंटे लेता है। तो सिंपल है, सोल्व कर लो। प्रतीक के द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं हम इसमें से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, हाँ 5x होगी। अच्छा 4 का मल्टीप्लाई भी तो होगा अंदर, तो 4 तिया 12, सॉरी 120 आएगा ये। 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे। ठीक है, अगर 100 की स्पीड से चला तो 2 घंटे में कितना जाएगा वो, देखो ये x की वैल्यू आई है 120, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 30 मिनट ज़्यादा मतलब 150। तो 80 की स्पीड से 150 किलोमीटर हाँ 150 मिनट तक जाएगा, मतलब 1.5 घंटे तक जाएगा। तो 80 की स्पीड से 1.5 घंटे तो कितना होता है
4 तिया 12, 120 किलोमीटर। 3 का आधा 1.5 होता है ना, तो 80 की स्पीड से x + 30, 1.5 घंटे। 3 का आधा, हाँ, अरे सॉरी 150 है ना ये, तो 2 घंटे और ये 2.5 घंटे होता है, मतलब 5/2 होगा, सॉरी। तो 5 चौके 20, 200 आएगा, तो 200 किलोमीटर जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 120 5 से गया, ठीक है, 120 मतलब 2 घंटे में, तो 100 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूर जाएगा? 200 किलोमीटर। तो देखो ये भी 200 किलोमीटर, ये भी 200 किलोमीटर, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी 200 किलोमीटर है। इससे 11 से विभाजित, तो एस का न्यूनतम मान बताइए। कर सकते हो, अब ये 11 का डिविजिबिलिटी लगा देना है ना। मैं जो बता चुका हूँ ना, मैं वो नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताओ। देखो सवाल को नहीं पढ़ना है, सवाल को समझने की जरूरत है। किसी भी त्रिभुज के अंदर 5 कर्ण हो सकता है, 5 12 13 कर्ण हो सकता है, लेकिन 12 और 7 कभी नहीं होता है। तो बचे हमारे 2 ऑप्शन से, ठीक है। अब मैं दोनों त्रिभुज को दोनों तरीके से ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराना चाहता हूँ। ये मान लो 5 है, ये मान लो 12 है, तो कर्ण कितना होगा? 13। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। चलो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हटा दिया। अभी बोला समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई मतलब 5 सबसे छोटी भुजा की दुगनी है, तो सबसे छोटी भुजा की दुगने से 1 कम है। तो देखो दुगने 3 दूना 6 से 1 कम है, बिल्कुल। और तीसरी भुजा जो है वो सबसे छोटी भुजा से 1 ज़्यादा है, तो देखो ये 1 ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो कर्ण की लंबाई कितनी हो गई? 5, ठीक है। लेकिन ये 5 आंसर हो सकता है अभी, लेकिन 13 को भी चेक करके देखते हैं कि समकोण में कर्ण की जो लंबाई वो सबसे छोटी भुजा की डबल है, सबसे छोटी भुजा की डबल से 1 कम है। तो 5 का डबल 10, 10 से कहाँ 1 कम है? ये तो 13 है ना, तो ये आंसर ही नहीं होगा। ऑप्शन 1 होगा हमारा आंसर इसमें, है ना। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 80 है, उन दोनों का अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखो 2 संख्याएं हैं, एक 5 एक 3 है, तो मान लो 5x 3x है ये दोनों संख्याएं, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल पूछा है हमसे, इन दोनों का अंतर दिया है, तो 2x की वैल्यू कितनी है? 80 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 5 या 15x² हो गया, तो 15 गुना x का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600, तो 16 में 15 का गुणा कर लो आप, ठीक है। तो कर सकते हो आप, 15 का डबल कर लो 30 और इसका आधा 8, 8 या 24, तो 1 2 और वो 30 का 0, 24,000 कहाँ गया? ऑप्शन ए, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा हुआ है, 71% वाटर है, 29% लैंड है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक भाग पानी से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी पर पानी का कुल कितना % भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव के लिए सुलभ है? देखो ये प्रश्न जो है इसके अंदर मैं आपको बता दूं 71% जो वाटर है वो समुद्री पानी है, ठीक है। 29% जो है ज़मीन है ना। लेकिन एक्चुअली ये 70 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। मतलब ये 17.98 समथिंग जो है वो पानी है, इतना % है ना। तो ये पूरा 71 नहीं है, थोड़ा सा कम है उससे, है ना। मतलब समथिंग इतना ही है लगभग। तो ये 71 से थोड़ा सा कम है, मतलब पूरा 1 कम नहीं है, 1 से थोड़ा कम है। तो ये बोल रहा है तो पानी पीने के लिए कितना पानी है? तो 1% से कम है। और ये जो है ना, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग अच्छे से जान सकते हो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो पढ़ता है वो अच्छे से जानता है। और ये गणित का सवाल भी नहीं है, ये रीजनिंग का सवाल भी नहीं है, ठीक है। ये आपको साइंस के बारे में, हमारी धरती के बारे में, हमें भूगोल के बारे में कितना पता है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ चौथाई हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य को डबल करेंगे तो लाभ चौथाई हो जाएगा, तो लाभ बताना है। देखो लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तभी लाभ होता है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू लाभ, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस तो आपका जो है वही है, लेकिन कॉस्ट प्राइस में हमने क्या छेड़छाड़ की है कि कॉस्ट प्राइस को हमने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है ना। तो कॉस्ट प्राइस इज ट्वाइस, ठीक है। अब ये बोल रहे लाभ 4th हो जाएगा, है ना। तो जो लाभ जो है वो पहले की तुलना में वो अभी कितना होगा? 1/4 होगा, ये 4 आ गया। तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, मतलब जो भी लाभ होगा ये इसका 1/4, तो इसका 1/4, यही तो आया बटे में 4। देखो ऐसे ही
4 का मल्टीप्लाई इधर कर देना। तो देखो 4SP माइनस 4CP बराबर हो गया ये SP माइनस 2CP। तो CP कितना हो गया ये 2CP, और SP कितना हो गया ये 3SP। ठीक है, तो अच्छा सॉरी गलत लिख दिया, देखो गलत सॉरी, एक्चुअली गलत हो गया। ये जो है ये लाभ चौथाई हो जाता है। ठीक है, मतलब इस क्रय मूल्य मतलब लाभ का चौथाई हो जाएगा। तो लाभ ये होगा, लाभ की वैल्यू ये है। ठीक है, तो लाभ तो ये है ना हमारा, तो लाभ क्या होगा 1/4 होगा उसका, तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा SP माइनस CP इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4SP माइनस 4 2 जा 8CP। ठीक है, तो CP इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा ये 7CP इक्वल टू SP। तो SP 4SP में से गया एक, तो कितना बचेगा 3SP। तो CP अपॉन SP कितना आ गया, CP अपॉन SP 3/7। मतलब कोई चीज़ 3 में खरीदी 7 में बेची। ठीक है, अब बिल्कुल सही है, लाभ हो गया। ठीक है, तो 3 में खरीदी 7 में बेची, 4 रुपये का लाभ। 4 रुपये का लाभ 3 रुपये पे, तो 100% कितना होगा, तो ये कितना हो गया 400/3%। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है ये, आई थिंक गलती तो नहीं करी हमने। फिर से एक बार चेक करते हैं। क्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, हाँ तो क्रय मूल्य ट्वाइस हो गया पहले की तुलना में, तो लाभ 1/4 हो गया, तो इसका लाभ जो है वो 1/4 होगा। ठीक है, SP माइनस CP 4SP माइनस 4 2 जा 8CP। इसको आप उठा के इधर ले आए तो प्लस का 8CP और ये माइनस का CP, तो 7CP बच गया। और 4SP में से गया एक SP, तो 3SP बचा। CP अपॉन SP तो 3/7। बिल्कुल सही तो किया हमने, गलत कहाँ है। इसको देखो सोल्व करते हैं, लगभग कितना आता है, कोई नियरेस्ट नंबर होगा। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133.33 समथिंग, ये 3333। ठीक है, तो 133 के आसपास नंबर आ रहा है। मतलब आंसर हम अब देखो 100 भी नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो, है ना। लेकिन फिर ऑप्शन यही बच रहा हमारा कि ये हो सकता है लगभग, अगर पूछता है तो। लेकिन एक्चुअली आंसर तो यही आएगा इसका, डोंट वरी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस गलत है इसके, या तो सवाल गलत नहीं है। ठीक है, सवाल को गलत नहीं कह सकते हम, ऑप्शंस को गलत कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शंस ज़रूर गलत है आपका, ये इसको आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी, और उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल बाद पिता की आयु उसके बेटे से डबल होगी। देखो सरल सा सवाल है, इसमें बेटे और पिता दोनों की उम्र नहीं दी है। तो आप मान लो ये बेटा है और ये उसका पिता है ना। बेटा मान लो X साल का है, पिता मान लो Y साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इधर मैं काम करता हूँ, बेटा लिख लेता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ पिता। देखो तो आज से 2 साल बाद, मान लो आज बेटा 1 साल का है, तो 2 साल बाद कितने का होगा बेटा, X + 2 साल का। और पिता कितने का होगा 2 साल बाद, ये है Y उम्र इसके ना, तो Y + 2 साल का। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 साल बाद जो है वो बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी आदमी की आयु। तो आदमी जो होगा वो इस बेटे का कितना गुना होगा, 4 गुना। ठीक है, तो 4x + 4 2 जा 8 इक्वल टू Y + 2। तो 4x माइनस y और 8 उधर जाएगा तो माइनस का 6। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है कि उसके 4 वर्ष बाद, मतलब इस इक्वेशंस के 4 वर्ष बाद, तो ये होगा 4x + 8 और 4 12, और ये कितने का होगा 4 और 2 6, तो y + 6 है ना। तो ये आदमी की आयु जो होगी बेटे की 3 गुनी होगी। ये बेटा ये है तो इसका 3 गुना हो गया वो। तो 3 चौके 12x + 36 बराबर y + 6। तो 12x माइनस y बराबर ये हो गया माइनस का 30। इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को सोल्व कर लो। 4x माइनस y इक्वल टू माइनस का 6 और 12x माइनस y इक्वल टू माइनस का 30। इन दोनों को जोड़ दो, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो माइनस का कितना हो गया 8x, ये कट गया इससे, और ये बचेगा प्लस का 24। ठीक है, तो 8 या 24 बच गया है। ठीक है, यही बचेगा।
क्या हुआ 1 मिनट में, 4 वर्ष बाद उसके अच्छा गलत हो गया, देखो यहाँ गलती हुई है मेरे से, ठीक है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत कर दिया। गलती ये हो गई कि मैंने जो है वो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ रख दी, लेकिन ये तो 4 साल बाद की उम्र का है, उसको हमें क्या करना, सॉरी 2 साल बाद की उम्र है ना, इसीलिए ये गलती हो गई, सॉरी। देखो ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि उसके 4 वर्ष बाद, तो किसके, जो इसकी प्रेजेंट एज है उसके 4 वर्ष बाद, तो 2 साल बाद की उम्र के बाद 4 साल बाद, तो ये अभी 4 हटा देते हैं हम, है ना, 4 गुना थी वो तो अलग मैटर है। इसके 4 साल बाद, तो ये कितने का होगा, x + 6 साल का, है ना, ये x + 6 साल का होगा। और ये कितने का होगा, ये भी 4 साल बाद, तो ये होगा y + 6 साल का, ठीक है। और 4 साल बाद उसकी 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है उसकी अब, ठीक है। तो ये 3x + 3 × 18 होगा, और ये हो गया y + 6, तो 3x - y = ये हो गया -12, इक्वेशन सेकेंड। अब सोल्व करो, 4x - y = -6 और 3x - y = -12, तो ये प्लस ये माइनस, ये बचेगा x = ये कट गया, 12 में से 6 गया तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपकी वैल्यू से आंसर आ जाएगा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, देखो 4x है तो 4 × 24, तो 24 - y = -6, तो 24 इधर जाएगा, तो या 6 को इधर ले आओ तो प्लस का 24 इधर आएगा, तो 24 + 6 = y, तो y = 24 + 6 30 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 30 और x की वैल्यू आ गई 6। तो कितने साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की डबल होगी, तो पुत्र की डबल कब होगी, कितने साल बाद वो होगी। तो देखो मान लो आज पुत्र 6 साल का है और पिता है 30 साल का, तो ये 15 साल बाद कितने का होगा, 15 और 6 21, और ये 15 साल बाद कितने का होगा, 5 और 4, तो ये 21 दूना 42 थोड़ी ना हो रही है, ठीक है। तो ये 15 साल बाद नहीं होगा। 18 साल बाद ये कितने का होगा, 6 और 6 12 13 14 की 4, 24 साल का, और ये 18 साल बाद कितने का होगा, 48 साल का, तो कितने साल बाद उसकी डबल होगी, है ना। 18 साल बाद, 18 2 20 4 24, ठीक है। और ये कितना, 18 साल बाद, है ना, तो 8 और 4 24 दूना 48, बिल्कुल डबल हो गया। तो 16 साल होगा हमारा आंसर यहाँ पे, क्योंकि 16 साल बाद जो उसकी उम्र है वो डबल होगी उसकी उम्र की, पिता की, ठीक है। एक निश्चित धनराशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर पर निवेश किया गया, यदि दर 4% अधिक होती तो 800 रुपये मिलते अधिक, तो 5 के 20% की वैल्यू है 80, 20% हो गया 800, तो 20 को 100 करना है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का गुणा इधर भी कर दो, तो 5 × 40 4000, ठीक है। ये तो कर सकते हो आप। 60 रुपये में 100 संतरे खरीदे, 15% इस पे व्यय किया, 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो हम कर चुके हैं इसके जैसे सवाल, ठीक है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा चैप्टर समझाया है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, डोंट वरी। हमें क्या चाहिए, 100 संतरों का सेलिंग प्राइस चाहिए। तो देखो 60 रुपये में 100 संतरे खरीदे, तो 60 रुपये में 100 खरीदे, है ना। अब ये बोल रहा है 15% परिवहन पे व्यय किया, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस था, आपने 15%, तो 115% खर्च कर दिया, ठीक है। अब आपको इन पे चाहिए 20% का लाभ, इसका मतलब आपको ये चीज़ें 120% में बेचना पड़ेगी। बस कैलकुलेशन है, कर लो, 1 2, ये 2 0 2 0 कट गए, 5 से काट दो, 5 दूना 10 0, 5 दूना 10 3 15, ठीक है। और 6 से काट दो 3 बार 10 बार, 23 दूना 46, 46 गुना 12 बटा 10, 12 चंग 72, 2 7 बचा, 12 चौके 48, 49 50 51 52 53 54 55, और 10 का भाग दोगे तो 55.2। तो सेलिंग प्राइस आपका इतना आना चाहिए, ये गलत कर दिया मैंने कहीं शायद। अच्छा 23 या 69 है, 23 दूना 46 नहीं है, 23 या 69 है, ठीक है। तो ये देखो 23 या 69 है ना यहाँ पे, तो 12 9 108 की 8 बचा 10 बचा, 12 चंग 72 10 82 82, और उसको 10 से भाग दोगे तो 82.8, ऑप्शन सी आंसर होगा आपका।
दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ये है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या कितनी है, तो 3 गुना 2001 बटे में पहली संख्या 69। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो जो भी इससे कटेगा तो वो 3 का गुणज होना चाहिए, और 3 का गुणज न ये है न ये है न ये है, यही आंसर बचा आपका। थोड़ा सा कंसेप्ट पता हो ना तो कर भी सकते हो बिना सॉल्व भी करे। पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में करते हैं, पी अकेला 20 दिन में करता है, क्यू अकेला कितने दिन में करेगा? 12 20, एलसीएम ले लो आप इसका, कितना आ गया 60, ये 60 आ गया, तो 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं, उसमें से पी 3 काम कर रहा है, इसका मतलब 2 काम जो है वो क्यू कर रहा है। तो क्यू अकेला अगर 2 काम करता है तो वो कितने दिन तक काम करे कि टोटल वर्क कितना है हमारा 60, तो 60 हो जाए तो उसको 30 दिन तक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर यहाँ पे। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग देखो 8 और 2 10, 7 और 3 10, 3 और 7 10, ठीक है। आपस में बदल दिए जाते हैं तो वो संख्या 36 कम हो जाती है। सरल सवाल है, कर सकते हो। एक समबाहु त्रिभुज को इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 सिरे वृत्त के व्यास पर तथा तीसरा वृत्त पर लगता है। देखो एक समबाहु त्रिभुज को ऐसे बनाया गया है, देखो पहले एक वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या है कि त्रिभुज के 2 सिरे, सिरे मतलब उसके कोने, ठीक है, वो वृत्त के व्यास पर, तो वृत्त का व्यास क्या होता है यहाँ पे बनेगा, तो 2 सिरे उसके यहाँ, एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, मतलब ये एक सिरा और ये एक सिरा, ये दोनों वृत्त के व्यास पे लग गए, और तीसरा जो है वो वृत्त पे लग रहा है, ये वृत्त पे लग रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये दोनों कोने पे लगे, है ना। देखो जैसे ये वृत्त का व्यास है ना, तो 2 हिस्से कोई यहाँ भी हो सकते हैं उसके, ये इतना यहाँ पे, और दूसरा वाला हिस्सा कोई यहाँ पे भी हो सकता है, व्यास पे है ना, और तीसरा वृत्त पे है। ठीक है, तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है 48 पाई, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो कर सकते हैं हम इसको। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वो है 48 पाई, पाई से पाई कैंसल, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 48, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई रूट में 48, और हम जानते हैं ये किसका स्क्वायर के आसपास है, तो आप देखोगे 16 है ना, 16 या 48 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा तो √3 बचा, मतलब ये रेडियस आपकी कितनी हो गई 4√3। ठीक है, ये भी 4√3, तो पूरी, चलो हमें उसकी क्या आ गई, एक लेंथ आ गई उसकी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ये क्या हो गई, हाइट, तो ये 4√3 है, तो ये भी कितनी होगी 4√3 है ना। रेडियस अगर 4√3 है तो देखो ये भी तो एक रेडियस है इसकी, हाइट भी जिसको हम कहते हैं हाइट, ये भी तो 4√3 होगी। अरे रेडियस तो वही होती है ना 4√3। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये टच करे इसको पॉइंट पे, तो इधर ये हाइट हो गई 4√3। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर 4√3 गिवन है, लेकिन हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है कि √3/2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है यहाँ पे, कोई भुजा नहीं है, तो मान लो मैंने x मान ली, तो ये x भुजा मान ली। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर 4 दूना कितना आ गया 8, तो त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 8। ठीक है, यदि 3 संख्या 3 2 1 में है, उनके योग का आधा 36 है, 3 2 5, 5 और 1 6, 6x हो गया, तो 6x इनका योग है, इनका आधा कितना हो गया 3x, 36 है, तो x कितना होगा 12 होगा। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 की वैल्यू कितनी होगी 12 ही होगी, तो 12 का स्क्वायर पूछा है, तो 144 होगा हमारा आंसर यहाँ पे। इन नंबर का एलसीएम लेना है, तो देखो जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम लेना हो तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि एलसीएम अगर लेना है तो एलसीएम बराबर होगा एलसीएम बटे एचसीएफ, तो ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम लेना है और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ लेना है। इन तीनों नंबर को काटने वाला नंबर एचसीएफ 31 होगा, तो 31 सबके बटे में आ रहा है। एलसीएम लेना है, ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणा कर लो, 48 में 23 का, 23 में 12 का। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। चलो ये एक हमारे सामने डीआई है ना, इस डीआई क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं आसानी से, बड़े सारे क्वेश्चंस करे हमने। ठीक है, तो ये इसमें कुल घरेलू खर्च पूछा है, इसमें कितना % पूछा है और एवरेज पूछा है, तो अब ये क्वेश्चंस आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एवरेज का चैप्टर आना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपका परसेंटेज और एवरेज दोनों मिक्स होना चाहिए, तो ये आप कर लोगे। ये क्या है, सभी, यदि सभी स्कोर प्रत्येक स्कोर में से 10 अंक घटा कर बदल दिए जाते हैं तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा। यदि सभी स्कोर प्रत्येक स्कोर में से 10 अंक घटा देंगे तो माध्य मतलब होता है औसत,
जैसे मान लो कोई 50 पारी आपने खेली तो उसका औसत था 50, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है प्रत्येक स्कोर में से 10-10 अंक घटा दें, मतलब हर एक पारी में से 10-10 अंक आपके काट दें, तो माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, मतलब औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो औसत भी अगर मान लो 10-10 अंक सब में से काटा है, मान लो 50 बच्चे हर एक पेपर में 50-50 अंक लाए, तो उन्होंने 10 अंक घटा दिए उनके, ठीक है। तो एवरेज भी उनका 10 घट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो माध्य मतलब औसत जो है वो अपरिवर्तित नहीं रहेगा, 10 अंक अधिक नहीं होता, कभी भी 10 अंक घट जाता है। अगर 10 अंक घटाकर बदल दिए जाए तो 10 अंक कम हो जाएगा, अगर ये 10 अंक बढ़ाकर बदल दिए जाए तो 10 अंक अधिक हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। 30 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो 20 आदमी 8 घंटे में कितना कार्य करेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 8 16, 8 से 8 कट गया, 5 दिया 15 दिन आंसर। 35 घंटे की यात्रा करता है कोई व्यक्ति, है ना, वो 30 की स्पीड से 40 की स्पीड से तय करता है, तो कुल दूरी हमें पूछी है यहाँ पे। देखो कुल दूरी के 2-3 सवाल है, इसको x/30 + x/40 = 35/60 से भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। 35 तो एक्चुअली ऑलरेडी घंटे में दिया है, ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं। चलो x/30 आधी दूरी x/40, है ना, आधी मतलब 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 60 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसको 35 घंटे लगते हैं, ये 80 यहाँ या 60 यहाँ, 6 6 12 13 14 140 x हो गया, ये बराबर ही हो गया 60 × 80 बराबर है 35। तो 35 चौक 140, 4 से काट दो 20 बार, तो 6 दूना 1200, ऑप्शन बी आंसर हो गया। ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लो। टोटल टाइम दे दिया है, तो 2 × S1 मतलब पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड बटे आ जाएगा आपका टोटल स्पीड 30 और 40 70 गुना टोटल टाइम कितना है 35, तो 35 दूना 70, है ना, 2 से 2 कट जाए तो ये 2 से 2 काट दो, 30 चौक 1200, है ना, इससे भी आंसर आ जाए। ये फार्मूला है, इससे भी कर सकते हैं। एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 72 डिग्री का है, भुजाओं की संख्या बताइए। देखो 360/n होता है ना, उसके जो बहुभुजों की संख्या निकालना हो तो 360/n, तो 360 आउट ऑफ बटे में आ गया ये, तो ये इससे 5 बार कट जाएगा, तो बहुभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। देखो करते जाएंगे और रात से सुबह हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सवाल ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि 3000 क्वेश्चन है, तो 814 क्वेश्चन तक आज रहने देते हैं हम, ठीक है। ये सरल सा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, इसको आप करिएगा और कितनी धनराशि अदा करनी होगी, हमें इसका मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अब हम सोच रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चंस जो कि देखो बेसिक हैं, इनको कराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को टफ़ लगते हैं ना, आप उनको कमेंट करिएगा, ठीक है। अब उसको ही सोल्व करेंगे। एक बार मैं ज़रूर कम्युनिटी टैब में इसके बारे में इस विषय में बात करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी लोगों की क्या रहता है प्लानिंग, ठीक है, उसमें उसके आधार पर ही हम सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बुक्स खरीदने का बोला है, और अगर मैं खुद ही अब उसको सोल्व नहीं कराऊंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब इतने लोग मेरे कहने पे अगर ख़रीदी है बहुत सारे लोगों ने, तो फिर वो थोड़ी बात रहती है, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे सिर्फ आप उसी को पूछिएगा, मैं उनको ही सोल्व करूँगा, है ना। तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं, तो उनको आप फालतू टाइम आपका भी वेस्ट होता है, मेरा भी वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको जो नहीं आते होंगे आप वही कमेंट करिएगा, मैं वही सोल्व करूँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, है ना, बाय बाय।